the Companies Act, and in this lecture we are going to discuss about the directors. You know that this is very important concept from the point of view of the examination. Most of the times the examiner used to ask about the company director and its appointments, rights and duties. So let us start the discussion on the company director. कंपनी के डायरेक्टर होते कौन हैं? कहते हैं कंपनी के डायरेक्टर वो होते हैं जो कंपनी का पूरा बिजनेस कंट्रोल करते हैं, उसकी डे टू डे एक्टिविटीज देखते हैं. अगर हम एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 की बात करें ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. टोटल 5 तरीके के डायरेक्टर्स हो सकते हैं. अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो दे कैन बी द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे कैन बी द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट, डी फैक्टो एंड शेडो. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, जो आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सेल्स डायरेक्टर. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके वो होते हैं जो कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं और एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट एडवाइस देने के लिए अपॉइंट किया जाता है. और कंपनीज डू नॉट हैव टू अपॉइंट, कंपनीज को इनको अपॉइंट नहीं करना पड़ता है, ये केवल एडवाइस देने के लिए कंपनी के बोर्ड पर रहते हैं. देन ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स होते हैं, अगर कोई डायरेक्टर नहीं आ रहे हैं, एब्सेंट चल रहे हैं, तो उनके बिहाफ पर जो डायरेक्टर्स जिनको बुला लिया जाता है, दे कैन बी कॉल्ड एज द ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स. De facto directors perform the duties of a director even though they are not formally appointed and registered. They have the same duties as the appointed directors. Then comes the shadow directors. Even they are not formally appointed as directors but give instructions that are usually followed by the company directors. Shadow director की appointed director जैसी काफ़ी सारी legal responsibilities होती हैं. तो आपको अगर कोई भी कंपनी में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा there can be 5 kinds of the directors. Now the minimum and maximum number of directors in a company, it is covered by section 149 subsection 1. Section 149 subsection 1 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें बताया गया है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए. अब एक नया कंसेप्ट आया है 1% कंपनी का, उसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए. कंपनी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है. अगर कंपनी को 15 डायरेक्टर से भी ज़्यादा अपॉइंट करने हैं तो उसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. देन देर इज वन मोर कंसेप्ट दैट हैज केम इन 2013, इट इज कॉल्ड एज द वीमेन डायरेक्टर. कहते हैं जिन भी कंपनीज की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा हो, या फिर उनकी सेल्स या टर्नओवर 300 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा हो, उनके बोर्ड पर एक महिला डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए. सेक्शन 149(1) में बताया गया है कि जो कंपनीज, अगर कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर हैं, तो जिस दिन ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 आया है उसके 1 साल के अंदर अंदर उनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें से कम एक विमेन डायरेक्टर तो होनी चाहिए. इसी की तरह से जो कंपनीज एक्ट 2013 के बाद आई हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद आई हैं, उनको 6 महीने का समय दिया गया है कि उनके इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जब भी वो अपने बोर्ड का गठन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसमें से एक महिला डायरेक्टर, विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. सो दीज आर द प्रोविजंस रिलेटेड विद द विमेन डायरेक्टर. डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स. Number 1 is by the articles as regard first directors, then by the company in general meeting, then by the directors, by third parties, by the principle of proportional representation and by the central government. सबसे पहली बात फर्स्ट डायरेक्टर. कहते हैं जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर कंपनीज के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं उनका नाम आर्टिकल्स में होता है. अगर कंपनी के आर्टिकल्स में उनका नाम नहीं है तो जिन लोगों ने मेमोरेंडम में अपना नाम दिया था उन लोगों को भी फर्स्ट डायरेक्टर्स कंपनी का माना जा सकता है. अगर 1% कंपनी है तो जिस मेंबर ने अपना नाम मेमोरेंडम में दिया है वही आदमी फर्स्ट डायरेक्टर कंपनी का कहलाया जा सकता है. देन सेकंड कम्स एज बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग. कहते हैं जो डायरेक्टर्स जो होते हैं अगर उनको किसी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया है तो उनके लिए ये सारे प्रोविजंस हैं. जिस भी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है, अगर कोई फर्स्ट एजीएम थी पब्लिक कंपनी की या प्राइवेट कंपनी की जो कि सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, उसकी पहली जनरल मीटिंग में अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था तो जो भी नेक्स्ट एजीएम आएगी उसमें जो डायरेक्टर्स होंगे उनको रिटायर होना पड़ेगा. जितने भी डायरेक्टर्स थे उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स को रिटायर बाय रोटेशन होना पड़ता है. अगर बाई चांस 3 डायरेक्टर थे तो उसका 1/3 बेटा 1, एक डायरेक्टर को तो जाना ही पड़ेगा. कहते हैं डायरेक्टर जो रिटायर होंगे
वो कौन सा डायरेक्टर हो तीनों में से जिसको रिटायर किया जाए, वो डायरेक्टर वो होगा जो कि लॉन्गेस्ट है ऑफिस में। मान लीजिए अगर तीनों ने एक ही दिन ज्वाइन किया था तब कौन जाएगा, तो फिर ये लॉट डिसाइड करेगा, वोटिंग डिसाइड करेगी कि किसको जाना होगा। तीसरे पॉइंट में ये बताते हैं कि अगर एजीएम में जिस डायरेक्टर को रिटायर बाय रोटेशन होना पड़ा है, जिसको निकाला गया है, उसकी जो वैकेंसी है उसको उसी मीटिंग में फिल किया जा सकता है, या तो जिस डायरेक्टर को निकाला था उसे ही रीअपॉइंट किया जा सकता है। कहते हैं इफ द प्लेस ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट सो फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, द मीटिंग शेल स्टैंड एडजर्न्ड till the same day in the next week. This is the fourth point what I am just talking about. कहते हैं फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बताया कि बाई चांस उस मीटिंग में रिटायरिंग डायरेक्टर का प्लेस नहीं फिल हो पाया या कोई भी उस पोजीशन पर डायरेक्टर नहीं बन पाया, तो वही मीटिंग एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते में सेम डे पर, अगर उसी समय पर उसी प्लेस पर। बाई चांस अगर वो पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे में हो जाएगी, विच इज नॉट ए पब्लिक हॉलीडे। इफ एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी फिल ना हो पाए तो जिस आदमी को रिटायर किया था उसी आदमी को अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते ये सारी कंडीशंस ना हो। पहले ही जो मीटिंग हुई थी उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि कुछ भी हो, जिसको निकाला जा रहा है, रिटायर किया जा रहा है, उसको दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करेंगे। ये तो पहली कंडीशन है कि हम रिटायरिंग डायरेक्टर को दोबारा से अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिटायर होके गया है डायरेक्टर, उसने नोटिस पहले से ही राइटिंग में दे दिया था कि हो ना हो अब मुझे दोबारा से रीअपॉइंट मत कीजिएगा। या तीसरा पॉइंट, अगर वो किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड हो अपॉइंटमेंट के लिए, उसकी एज ज़्यादा हो चुकी हो या कोई और बात हो, या फिर एक रेजोल्यूशन पहले से ही पास हो गया था स्पेशल या ऑर्डिनरी जिसमें कहा गया था कि रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा किसी भी कीमत पर, या रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो खुद से भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको दोबारा से अपॉइंट किया जाए। यहाँ पे रिटायरिंग डायरेक्टर का मतलब है डायरेक्टर हु हैज रिटायर्ड बाय रोटेशन। सो दिस इज समहाउ अ प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय कंपनी। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय द डायरेक्टर्स, कई बार डायरेक्टर ही डायरेक्टर को चुन लेते हैं। ऐसे तीन केसेस हो सकते हैं, एडिशनल, ऑल्टरनेट एंड कैजुअल वैकेंसी। एडिशनल डायरेक्टर्स, अगर कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि कुछ और डायरेक्टर्स की जरूरत है तो वो टाइम टू टाइम एडिशनल डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे आपको बताया गया था कंपनी में 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। इसकी पावर जो होती है वो आर्टिकल्स में पहले से ही डिफाइन होती है, और जो एडिशनल डायरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट एजीएम तक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, मान लीजिए कोई जो डायरेक्टर है वो काफ़ी दिनों से अपने ऑफिस में एब्सेंट हैं, नहीं आ रहे हैं, या उस स्टेट में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर की बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, तो जो उनकी वैकेंसी है उस ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले कुछ समय के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर को रखा जा सकता है। थर्ड इज कैजुअल वैकेंसी। अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टर की पोस्ट इसलिए खाली हो जाती है क्योंकि कैजुअल वैकेंसी हो गई है, बाई चांस वो डायरेक्टर जो है बाय रोटेशन रिटायर, कहते हैं एनी वैकेंसी अदर देन वन कॉज बाय द रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर बाय रोटेशन इज अ कैजुअल वैकेंसी। बस रिटायर बाय रोटेशन वाली कैजुअल वैकेंसी नहीं कहलाती, नहीं तो कैजुअल वैकेंसी ही कहलाती है। बाई चांस किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई हो, उसने रिजाइन कर दिया हो, बैंकरप्ट हो गया हो, या किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया हो, मिसकंडक्ट किया हो, तो ये कैजुअल वैकेंसीज होती हैं। यहाँ पर भी अगर कोई पोजीशन खाली होती है तो दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के वो चाहें तो जनरल मीटिंग कॉल करके कोई और बंदे को डायरेक्टर बना के वहां पर रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट होता है अपॉइंटमेंट बाय थर्ड पार्टीज। हर कंपनी में 1/3 जो डायरेक्टर होते हैं पब्लिक कंपनी के या प्राइवेट कंपनी जो कि किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, उसमें जो 1/3 डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा हक दिया जाता है कि कोई थर्ड पार्टी चुने। थर्ड पार्टी मीन्स एनी डिवेंचर होल्डर, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या फिर बैंकिंग कंपनीज। देन फिफ्थ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बात तो 100% तय है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ज़्यादातर हक यही होता है कि जो मेजोरिटी होगी, जो मेजोरिटी जिनके पास शेयर्स हैं वही अपॉइंट करेंगे। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ कोई गलत हो जाए। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और तरीका है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का, जिसको कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेक्शन 265 में बताया गया है कि जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे उसमें से 2/3 डायरेक्टर्स, 2/3 डायरेक्टर्स जो होंगे वो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही होंगे। देन द लास्ट कम्स एज द अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो रहा है या कोई ऑपरेशन, कोई बातें छुपाई जा रही हैं, कुछ गलत हो रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है, कंपनी के इंटरेस्ट में भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, लोगों को, जनता को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकती हैं। और ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये कम से कम 3 साल तक के लिए ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं, डायरेक्टर ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। कहते हैं ये प्रोसीजर जो है
सेम प्रोसीजर अब भी यही प्रोसीजर है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 1956 में भी यही प्रोसीजर था अपॉइंटमेंट का डायरेक्टर्स के, और कंपनीज एक्ट 2013 में भी यही है, बस थोड़े से पॉइंट्स चेंज हो गए हैं। पहला पॉइंट है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डिन, दैट इज द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी बंदे को आप डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं उसको अपना डिन नंबर एक डिक्लेरेशन के साथ रजिस्ट्रार के पास फाइनल फर्निश करना पड़ेगा। कहते हैं उसको जनरल मीटिंग में भी, और अगर उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, मेरे पास डिन नंबर है। देन तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अ पर्सन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर शेल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज डायरेक्टर। जो भी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाह रहा है पहले उसको अपनी कंसेंट देनी पड़ती है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ, बनना चाहता हूँ अपनी इच्छा से, एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। जब उसका अपॉइंटमेंट हो जाए उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपनी ये जो कंसेंट है राइटिंग में रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है। सो दीज आर द 3 एडिशनल पॉइंट्स विच हैज कम एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। देन द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की बहुत सारी पावर्स होती हैं एज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के। कहते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दे आर एंटाइटल टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स, वो सारी पावर्स रखते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो कि कंपनी कर सकती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये भी पावर दी गई है कि वो चाहें तो बोर्ड मीटिंग बुला के रेजोल्यूशंस पास कर सकते हैं, उनके पास ये वाले सारे रेजोल्यूशंस पास करने की पावर होती है। पावर टू मेक कॉल्स, अगर कोई शेयर्स इशू है उस पर कोई पैसा मंगवाना है इंस्टॉलमेंट में तो दे हैज द पावर टू मेक द कॉल्स। पावर टू इशू द डिबेंचर्स, पावर टू बोरो मनी, पावर टू इन्वेस्ट द फंड्स, पावर टू मेक द लोन्स। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं चाहें तो अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजर को, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर को। हमेशा ध्यान रखिएगा ये एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है मीटिंग में, और तब जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर किसी को भी कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। द रेजोल्यूशन डेलीगेटिंग द पावर टू बोरो मनी, अभी आप पढ़ रहे होंगे 3 नंबर में सी जो पॉइंट है, द रेजोल्यूशन डेलीगेटिंग द पावर टू बोरो मनी। अगर आप अपनी पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी पावर डेलीगेट कर रहे हैं किसी कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को कि वो हमारे बिहाफ पर पैसा मार्केट से बोरो कर पाएंगे, उधार पर ले पाएंगे, तो कितना पैसा ले पाएंगे इसको प्रॉपरली स्पेसिफाई किया जाता है, कितने अमाउंट तक। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और तरीके से अगर कोई रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, पावर डेलीगेट की जा रही है, और ये कहा जा रहा है 3 का डी पॉइंट, पावर टू इन्वेस्ट द फंड्स। अगर कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट की गई है पावर की आप कंपनी के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कितने अमाउंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करना होगा। 7th पॉइंट है पावर टू मेक लोन्स। अगर डायरेक्टर्स अपनी ये वाली पावर भी किसी को डेलीगेट कर रहे हैं कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उसमें ये भी बताया जाता है कि कितनी लिमिट तक का लोन वो पास कर सकते हैं, किस पर्पस की वजह से वो लोन पास कर सकते हैं, कितने मैक्सिमम अमाउंट का लोन्स वो कंपनी की तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। देयर आर फ्यू ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर्स, कुछ स्टैचुरी होती हैं, कुछ जनरल होती हैं। स्टैचुरी ड्यूटीज में पहली आती है टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स, नॉट टू इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर्स रिडीमेबल आफ्टर 10 years। डायरेक्टर का अगर अपना खुद का कोई इंटरेस्ट है ट्रांजेक्शन में उसको डिस्क्लोज कर देना चाहिए प्रॉपरली। अगर कोई मनी डायरेक्टर को मिला है फ्रॉम द ट्रांसफर इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी, अगर डायरेक्टर को कोई पर्सनल पैसा मिल गया है, कहीं से कोई पैसा बना है, तो उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर देना चाहिए। कहते हैं अगर कंपनी लॉस में जा रही हो और उसके शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ रहा हो तो डायरेक्टर्स उसमें से कोई भी थोड़ा सा भी कॉम्पनसेशन नहीं ले सकते हैं, बशर्ते अगर कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूव हुआ है कि डायरेक्टर थोड़ा बहुत पैसा ले सकता है तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बाई चांस अगर उन्होंने कोई अप्रूवल ऐसा नहीं था और थोड़ा पैसा ले लिया है तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उनको ये पैसा वापस करना पड़ेगा, और ये कॉम्पनसेशन का जो अमाउंट है ये शेयर होल्डर्स के ट्रस्ट की तरह होगा और उसको संभाल के कंपनी के पर्पस के लिए ही रख लिया जाएगा। तो डायरेक्टर थोड़ा सा भी कॉम्पनसेशन भी क्लेम नहीं कर सकते। जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं डायरेक्टर की? ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, उनको बहुत ट्रस्ट के साथ काम करना चाहिए, पूरी केयर, स्किल और डिलीजेंस के साथ काम करना चाहिए, सारी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए। और डायरेक्टर के ऊपर एक मैक्सिम लगती है, डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। डायरेक्टर तो खुद ही कंपनी के एजेंट हैं जिनको पावर्स डेलीगेट हुई हैं, वो चाहे भी तो आगे अपनी पावर्स को, आगे अपनी ड्यूटीज को आगे डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्यूटीज